जय हिंद। फेसबुक लाइव में भारत की सुरक्षा के एक और पहलू पे आपका मैं स्वागत करता हूं। आज हम जिस विषय के ऊपर बोलने वाले हैं वो है भारत की साइबर सीमा या डिजिटल सीमा की रक्षा, क्योंकि काफी इतर देशों से हमारे देश में कुछ फेसबुक के मैसेजेस भेजे जाते हैं, ट्विटर के मैसेजेस आते हैं, ईमेल्स आती है और भारत के खिलाफ इसके बारे में बातचीत होती है। तो हमारी जो डिजिटल सीमा है, हमारी जो साइबर सीमा है, उसकी रक्षा कैसे की जाए। दूसरी बात है कि इसी साथ साथ कुछ संस्था है कि जो विदेश के अंदर है, जो संस्था हमारे देश के खिलाफ कुछ उल्टी कामें करती है। वैसे देखा जाए तो ये संस्था वहाँ के कुछ जो उग्रवादी अनिवासी भारतीय है, इन्होंने तैयार की है, लेकिन वे भारत की इमेज को काफी डैमेज करते हैं। तो उनके साथ हम कैसे डील करें। और तीसरा जो विषय होगा जो ये है कि अभी मार्च या अप्रैल के अंदर, यानी कि 1.5-2 महीने के अंदर बर्फ पिघलेगी और हमारी जो सीमा चीन के साथ लगी है, खास तो अरुणाचल प्रदेश की और सिक्किम की, वहां पे चीन काफी उल्टी काम करेगा, इस प्रकार की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही है। तो गर्मी के मौसम में हमारी अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की सीमा करने के लिए भारतीय सेना क्या कर रही है, इस विषय के ऊपर हम बातचीत करेंगे। मैं जल्दी से शुरुआत करता हूं। सबसे पहले 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। आज 2 दिन पहले ही न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट आई थी कि ईरान के सेना ने पाकिस्तान के अंदर एक सर्जिकल स्ट्राइक किया। आपको पता है कि इस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर किया था और दहशतवादियों को मारा था। तो इसी प्रकार से ईरान ने पाकिस्तान के अंदर जाके सर्जिकल स्ट्राइक किया और पाकिस्तान के दहशतवादियों ने ईरान के 2 सोल्जर्स को पकड़ा था, उनको छुड़ाया। और ये चीज पाकिस्तान ने एक्सेप्ट की और पाकिस्तान के मीडिया में इसके ऊपर काफी गुस्सा था कि कोई भी देश आता है, वो अमेरिका सर्जिकल स्ट्राइक करता है पाकिस्तान के अंदर दहशतवादियों को मारने के लिए, भारत करता है। इतना ही नहीं तो अफगानिस्तान की सेना भी है, काफी बार पाकिस्तान के अंदर आके दहशतवादियों को मारने की कोशिश करती है। इसमें कमी थी तो इसमें अभी ईरान भी ऐड हो गया है। ईरान ने भी कुछ दहशतवादियों को मारने की कोशिश की है। तो पाकिस्तान की आजकल की जो अंतर्गत सिचुएशन है वो काफी खराब है। और आपको पता है कि कुछ दिन पहले पाकिस्तानी एयरलाइंस का एक विमान जो मलेशिया में पहुंचा था नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए, वो वहीं पे रोका गया क्योंकि पाकिस्तान ने जो भाड़ा देना था, जो रेंट देना था मलेशिया में, वो दे ही नहीं रहे थे क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने वो विमान ही रख लिया जो नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए आया था। और देखा जाए तो मलेशिया और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मित्र है, लेकिन मित्रता अपनी जगह के ऊपर होती है, पैसों का व्यवहार अपनी जगह पे होता है। तो वो प्लेन रोका गया वहां पे, जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इंसल्ट था। नेक्स्ट न्यूज आज के न्यूज़पेपर में आई थी कि काबुल जो अफगानिस्तान की राजधानी है, वहां पे एक शॉप में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसमें 2 सिख मारे गए। रिपीट करता हूं, 2 सिख मारे गए और 3 हिंदू सीरियसली इंजर्ड हो गए। आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में ये बात आपने देखी होगी। आपको पता है कि अफगानिस्तान में जो हिंदू और सिख वहां पे रह रहे हैं वो बिल्कुल ही अनसेफ है। एक समय था कि जब काबुल के अंदर 2.5 लाख से ज्यादा सिख और हिंदूज थे, लेकिन आज हालात ये हो गई है कि वहां पे 1,000 से भी कम सिख और हिंदूज है और बाकी के जो है वो भाग के भारत में वापस आए हुए हैं। और जो ये बचे 1,000 है, कुछ दिनों में इस प्रकार की बुरी इंफॉर्मेशन मैंने नहीं देनी चाहिए, लेकिन वो भी वहां पे सेफ नहीं है। कुछ दिनों का ही सवाल है कि बाकी के लोग भाग के वापस आ जाएंगे। जो वहां पे रुके हुए हैं, इसका मेन कारण है कि उनकी वहां पे प्रॉपर्टी काफी ज्यादा है और अगर वो भारत में आएंगे तो अर्थात उनको उस प्रॉपर्टी की वैल्यू तो यहाँ मिलेगी नहीं,
उनको यहाँ पे अपना जो जीवन है एक नए तौर के ऊपर शुरू करना पड़ेगा, इसलिए वो यहाँ आने के लिए हिचकिचाते हैं। अदरवाइज वहाँ पे उनके ऊपर काफ़ी अत्याचार हो रहा है, महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है। मैं तीसरी इंफॉर्मेशन के ऊपर आ जाता हूँ, जिसमें एक बहुत ही बढ़िया खबर इकोनॉमिक टाइम्स में आई थी। वो ये थी कि अगले 5 साल के अंदर हमारी कोशिश चल रही है हमारे देश की कि हमारी जो इकोनॉमी ओवर डिपेंडेंट है चाइना की इकोनॉमी के ऊपर, वो डिपेंडेंस कम करने के लिए चाइना ने हमारी इकोनॉमी में इतना ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन किया है, जिसके बारे में चाइना का जो भारत के खिलाफ आर्थिक युद्ध शुरू है, चाइना का भारत के खिलाफ जो ट्रेड वॉर शुरू है, चाइना हमारी इकोनॉमी को किस प्रकार से सबवर्ट करता है, इसके बारे में इसी फोरम से मैंने काफी बार बातचीत की है। लेकिन आज मैं इसी के ऊपर एक बार फिर बोलना चाहूंगा कि सरकार की बहुत ही अच्छी प्लान तैयार है, जिसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरह से हो रही है और लगता है कि अगले 5 साल के अंदर चाइना की इकोनॉमी से हम डीकपल कर पाएंगे, क्योंकि चाइना से अगर हम क्रिटिकल कंपोनेंट्स लेते हैं तो वो देश की सुरक्षा के लिए धोखा है। चाइनीज ऐप को हमने बैन किया है, चाइनीज इंडस्ट्री को अभी हम ज्यादा यहाँ वेलकम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर एक चाइनीज हमारे देश के लिए खतरनाक होता है। तो चाइना के खिलाफ की ये जो लड़ाई है अभी अच्छे लेवल पे ऊपर पहुंची है। अभी हमारी इकोनॉमी जो बजट जाहिर हुआ, इसके अंदर सभी जो इकोनॉमिक न्यूज़पेपर्स है, इकोनॉमिक टाइम्स है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस है, इस प्रकार के बहुत सारे पेपर है, हिंदी में भी होते हैं। इन्होंने बजट में जो स्टेप्स कदम उठाए गए हैं उसकी काफी प्रशंसा की है या उसे प्रेज किया हुआ है, जिससे लगता है कि हमारी इकोनॉमी का जो रेट है अगले साल हमारी इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग होगी एशिया के अंदर। ये एक अच्छी खबर है। लेकिन अगर इकोनॉमी ने ग्रो होना है तो जिस एरिया में वो काम करते हैं वहां पे शांतता होनी चाहिए, वहां पे हिंसाचार होना नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल जो पंजाब में जो दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर जो चीज चल रही है, जिससे दिल्ली की इकोनॉमिक एक्टिविटी ये ठप हो गई है, जिसमें कितना बड़ा नुकसान हजारों करोड़ का हो रहा है, इसके बारे में मैंने पहले भी बात की हुई है। लेकिन अगर आज पंजाब के अंदर भी इसी प्रकार से इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिसरप्ट हो गई है, हरियाणा के कुछ जिले हैं जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी डिसरप्ट हो गई है, तो मैंने काफी देर पहले इनफैक्ट पिछले साल मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि जिसका आर्टिकल का नाम था अमेजिंग रेस बिटवीन द इंडियन टॉर्टोइज एंड द चाइनीज हेयर, यानी कि दो देशों के बीच में शर्यत है आर्थिक लेवल के ऊपर। एक है चाइना, दूसरा है पाकिस्तान। तो भारतीय जो है वो एक कछुआ है, या मराठी में उसे कासो बोल सकते हैं, इंग्लिश में उसे टॉर्टोइज बोला जाता है। और चाइनीज जो है, चाइनीज इकोनॉमी जिस स्पीड से दौड़ती है, तो उसे ससा बोल सकते हैं, या खरगोश बोल सकते हैं, या हेयर बोल सकते हैं। तो ये जो रेस होती है एक ससा या हेयर या रैबिट के बीच में और एक कछुआ के साथ, तो जाहिर है कि रैबिट या हेयर की स्पीड जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है और हमेशा वो रेस में कभी भी जीतता है। लेकिन हमारा जो एक ग्रंथ है ईसाप नीति नाम का, इसमें एक कहानी है जिसमें लिखा हुआ है, जब एक कछुआ और रैबिट या हेयर के बीच में जब शर्यत हो रही थी दौड़ने की, उसमें कछुआ जीता था, क्योंकि कारण अलग अलग थे कि कछुआ बहुत ध्येयवादी था, वो बहुत हार्ड वर्किंग था, अच्छा काम करता था। और जो हेयर था या रैबिट था, वो रास्ते में रुक गया और रास्ते में जो अलग अलग चीजें जिसपे उसके नजर चली गई और वो अपने ध्येय से हट गया। तो आज जो ये आर्थिक शर्यत चल रही है हमारे और चाइना के बीच में, अगर हमें इसे जीतना है तो पूरी भारतीयों का जो लक्ष्य है वो केवल हमारे प्रगति के ऊपर ही होना चाहिए। हम एक दूसरे के साथ जो झगड़े हैं अगले 15 साल वो साइड में रख लीजिए और केवल फोकस करिए आर्थिक सुरक्षा के ऊपर, आर्थिक प्रगति के ऊपर, अच्छा व्यापार करने के लिए, अच्छा खेती करने के लिए, वगैरह वगैरह।
अभी मैं जो मेरा मेन विषय है उसके ऊपर आ जाता हूँ कि जो हमारी साइबर बाउंड्रीज है, हमारी जो डिजिटल बाउंड्रीज है, इस डिजिटल बाउंड्रीज की रक्षा कैसे की जाए। अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट होगा तो इस ये जो फेसबुक लाइव है, इसके साथ-साथ ही जो लेफ्ट साइड में जो स्पेस होती है, वहाँ पर भी मैंने इसके बारे में जानकारी डाली हुई है। तो वहाँ पे वो अर्थात शॉर्ट में है, पॉइंट फॉर्म में है, बुलेट फॉर्म में है। डिजिटल बाउंड्रीज क्या होती है, साइबर बाउंड्रीज क्या होती है। आपको पता है कि जो जमीनी बाउंड्रीज है हमारी, जो दूसरे देश के साथ लगी हुई है, वहां पे रक्षा करने के लिए सेना है और काफी अच्छी तरह से रक्षा की जाती है। ये माना जाता है कि जो दहशतवादी कोशिश करते हैं हमारी हमारी जमीनी सीमा से भारत के अंदर आने के लिए, उसमें से 95% दहशतवादी ये एलओसी के ऊपर ही मारे जाते हैं, लेकिन 5% तो अंदर आने में उन्हें कामयाबी मिलती है। यानी कि हमारी एफिशिएंसी लैंड बॉर्डर्स के ऊपर 95% है। जब तक समुद्र की बाउंड्री है या कोस्टल बाउंड्रीज है या मैरीटाइम बाउंड्रीज है, वहां पे हमारी एफिशिएंसी कम है, क्योंकि वहां पे इलीगल ट्रेड चलता है, वहां पे स्मगलिंग होती है। लेकिन वहां वहां पर भी हमारी जो इतर सुरक्षा एजेंसीज है, पुलिस है, कोस्ट गार्ड है, नेवी है, सीआईएसएफ है, बॉर्डर पीओपीज के ऊपर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वो थोड़ा बहुत काम तो करती है और एक 50% तो उनकी एफिशिएंसी समझ लीजिए। और ज्यादा नहीं है लेकिन एफिशिएंसी तो है। लेकिन जो हमारी डिजिटल बाउंड्रीज है, साइबर बाउंड्रीज है, उसका क्या। और वो बाउंड्री आज सबसे ज्यादा धोखेदायक है। ट्विटर के ऊपर कोई बाहर से ट्वीट करता है कि भारत खराब देश है, वो हमारे देश में आके पहुंच जाता है, उसको कैसे रोका जाए। फेसबुक के ऊपर पोस्ट डाली जाती है अमेरिका में, यूरोप में, पाकिस्तान के अंदर, चाइना से, उसे हम रोक नहीं पाते हैं। वहां से ईमेल आता है, वहां से एसएमएस आते हैं, इसे हम रोक नहीं सकते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस आएंगे, उसे हम रोक नहीं पाते हैं। और वहां पे हमारी देश के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ काफी बार मैसेजेस आते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों की बात है कि आजकल हमारे न्यूज़पेपर के अंदर बहुत ही प्रोपोगंडा वॉरफेयर चल रहा है और काफी फेक न्यूज ये स्प्रेड हो रही है। और इसमें मेन स्ट्रीम प्रिंट मीडिया शामिल है, इसमें टीवी मीडिया के कुछ लोग शामिल है, सभी तो नहीं है, क्योंकि अच्छे लोग हर एक जगह के ऊपर है, प्रिंट मीडिया में है, टीवी मीडिया में है। लेकिन कुछ एंकर्स है टीवी के, वो फेक न्यूज फैलाते हैं। एक एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम दिया था कि एक एंकर है राजदीप सरदेसाई, उन्होंने न्यूज बताई कि एक फार्मर जिसका डेथ हुआ था क्योंकि उसका ट्रैक्टर ओवरटर्न हो गया, उन्होंने बोला कि पुलिस ने गोली मारी, इसलिए ये न्यूज हो गई और इसलिए वो मारा गया, कि जो कि 100% फेक न्यूज थी। लेकिन इन्होंने किया क्या कि उन्होंने आग में तेल डालने का काम किया और हिंसा को और बढ़ाया दिया। और इस प्रकार के जो ट्वीट है, काफी सारी मैगजीन्स है जिनके मैं नाम नहीं ले जाना चाहता हूँ, वो करते हैं, वो उनके मैगजीन में ये चीजें डालते हैं कि जो फेक होती है, और 24 घंटे के बाद पता लगता है कि ये जो उन्होंने बताया है ये सब फेक है। तो इनके साथ अब ये जो डिजिटल मैगजीन्स होते हैं, इनके साथ कैसे डील किया जाए। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये जो प्रिंट मीडिया में लोग हैं, डिजिटल मीडिया में है या इसमें है, वो जो खुद कहना चाहते हैं, वो किसी और का नाम डाल के वहां पे उसको पब्लिसिटी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई ग्रेटा नाम की एक लड़की है 17-18 साल की, उसने कुछ कहा। अब ये स्विट्जरलैंड में रहने वाली लड़की है, उसे भारत के अंदर क्या हो रहा है क्या पता है, उसकी क्या पढ़ाई है, लेकिन उसने बोला और हमारे बड़े न्यूज़पेपर ने उसको फ्रंट लाइन में डाला। अभी कमला हैरिस, ये एक वाइस प्रेसिडेंट है, अभी उसकी कोई रिलेशंस है। अभी उनके क्या रिलेशन थे तो मुझे तो नहीं पता, या आप में से किसी को पता होगा तो मुझे बता देना। तो उसकी कोई नीस, अभी कमला हैरिस को बहुत सारे रिश्तेदार है, बहुत सारे उसके फ्रेंड है, तो उसके नीस ने कुछ कहा। और हमारे बड़े पेपरों ने, आज अगर आप देखेंगे, आज के पेपर देखेंगे, तो फ्रंट पेज के ऊपर है कि वो नीस क्या बोल रही है। अभी वो नीस है कहाँ पे, उसका उस विषय का ज्ञान क्या है, वो क्या कहना चाहते। फिर कोई एक पोर्नोग्राफिक स्टार थी, उसने बोला तो वो चीज फ्रंट पेज पे आ गई। उसके बाद एक कोई रिहाना नाम का पॉप स्टार है,
अभी ये तो मैं पॉप स्टार तो म्यूजिक सुनता नहीं हूँ, आप में से कितना सुनते हैं मुझे पता नहीं। और पॉप स्टार तो जितने चाहे उतने हर एक गली में पॉप स्टार आपको मिल जाते हैं। तो उनके वो क्या कहना चाहते हैं, मेरी गली में जो रहता है उसके पॉप स्टार जो है वो बड़ा अच्छा गाना गाता है, उसकी बात में तो ये बड़े न्यूज़पेपर डालेंगे नहीं सामने या टीवी वाले डालेंगे नहीं। लेकिन जो न्यूज़ उनकी फिलॉसफी को सूट करती है, वो न्यूज़ वो ज़रूर डालते हैं। और इसलिए जो बाकी के भारतीय जो है वो पढ़ते हैं तो बोलते हैं, ओह माय गॉड देखो अमेरिका में एक ये 2 लोग रहने वाले हैं, उन्होंने इस कॉज़ को सपोर्ट किया। अरे अमेरिका की पॉपुलेशन आज 30 करोड़ के पास है, तो ये 2 लोगों का आपने जो उनकी ओपिनियन आपने सामने लाई, तो बाकी के 30 करोड़ की ओपिनियन भी बताइए ना। वहाँ पे एक सर्वे करिए कि जो भी कोई मुद्दा होगा, इसके ऊपर बाकी सारे अमेरिकन्स क्या सोचते हैं। अमेरिका के सरकार ने जो स्टेटमेंट दिया उसे कि जो ऑफिशियल गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है वो कहीं बीच के पेज नंबर 7 के ऊपर बड़े न्यूज़पेपर में डाला था। और कोई पॉप स्टार या कोई कमला हैरिस की नीस है या कोई एक लड़की 17 साल की उम्र की है, उनकी न्यूज़ ये फर्स्ट पेज पे डालती है। लेकिन आजकल प्रिंट मीडिया का हाल काफ़ी बुरा है और प्रिंट मीडिया जो लॉकडाउन के पहले जो था, उससे कम से कम 40 से 50% कम हो गया है। आपको पता होगा बहुत सारे न्यूज़पेपर्स की 14-15 एडिशंस होती थी, वो उन्होंने उसमें से काफ़ी सारी कम कर दी है। और जब तक टीवी मीडिया का सवाल है, इनकी भी जो अभी हाल काफ़ी बुरा है, उनको एडवर्टाइज़मेंट नहीं मिलती है और इसीलिए उन्होंने भी कॉस्ट कटिंग प्रचंड शुरू की हुई है। उनकी ऑफिसेस होती थी, उनकी गाड़ियां होती थी, ना अभी इनका ऑफिस होता है ना इनकी गाड़ी होती है। पत्रकार भवन में ये लोग रहते हैं और वहीं से काम करते हैं, कहीं अपने घर में ही अपना कैमरा रख लेते हैं वगैरह वगैरह। तो इनका भी हाल बड़ा खराब है। लेकिन सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया ये बहुत ही स्पीड के साथ आगे जा रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, किसी का मैं नाम नहीं लूंगा। एक न्यूज़पेपर है, उसकी 1 लाख कॉपीज प्रिंट होती है, जो प्रॉपर पढ़ने वाला न्यूज़पेपर है। लेकिन डिजिटल मीडिया में उसे 10 लाख व्यूज मिलते हैं। यानी कि प्रिंट मीडिया के ये डिजिटल मीडिया 10 गुना ज्यादा ताकतवान है या उसको इतनी पब्लिसिटी मिलती है। तो इसलिए वहां पर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अच्छी बात है कि कंपटीशन होनी चाहिए, अलग-अलग लोगों ने अपने मत मत बोलने चाहिए, लेकिन थोड़ी देश हित का भी ख्याल करें और देश के उल्टा देश में नेगेटिविज्म मत फैलाइए। इस देश को भविष्य है, ये देश बड़ा होने वाला है और हमारे कारण ही होने वाला है। तो नेगेटिव न्यूज़ कृपया मत डालिए, पॉजिटिव न्यूज़ डालिए, देश के बारे में अच्छा कुछ लिखिए। यहाँ पे एक और मैं पॉइंट डालना चाहूँगा कि सरकार ने 2 और निर्णय लिए हुए हैं। एक निर्णय ये तो पहला काफ़ी था लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था। आपको पता है कि कुछ देर पहले एक बात आई थी कि चाइना 600 विलेजेस इंडो चाइना बॉर्डर के ऊपर बसा रहा है। रिपीट करता हूँ, चाइना 600 विलेजेस इंडो चाइना बॉर्डर के ऊपर बसा रहा है। अभी जो हमारा इंडो चाइना बॉर्डर है, लद्दाख के बॉर्डर पे कोई नहीं रहता क्योंकि वो बहुत ही कोल्ड एरिया है। तो हम हमारे लोगों को वहां पे क्यों नहीं बसाते। वहां पे जो बकरवाल या गुज्जर जाते हैं वो केवल जब बर्फ मेल्ट हो जाती है तब जाते हैं। और जब तक सवाल अरुणाचल प्रदेश का है, वहां पे तो काफी सारा एरिया बाउंड्री से है जहाँ पे कोई रहता नहीं है, लोकल पॉपुलेशन रहती नहीं है। लेकिन अभी हमारे रोड्स वहां पे आगे जा रहे हैं। और एक का मैं बॉर्डर एक के बात करूंगा। अरुणाचल प्रदेश में एक लोहित नाम की वैली है। लोहित वैली के अंदर हमने कुछ एक्स सर्विसमैन को, कुछ बीआरटीएफ के लोगों को सीमा के ऊपर बसाया है, क्योंकि अगर वो सीमा के ऊपर बसेंगे तो हमारे ज्यादा भारतीय हमारी सीमा के ऊपर निगरानी रखेंगे। और इसी प्रकार से हमारे कुछ एक सर्विसमैन कुछ साल पहले उन्हें अंडमान निकोबार आइलैंड का, जो निकोबार आइलैंड है जो बिल्कुल साउथ में है, वहां पे 150 से ज्यादा हमारे फौजी वहां पे बसाए हुए हैं, जिसमें मेरी रेजिमेंट यानी कि मराठा रेजिमेंट के फौजी है, सिख रेजिमेंट के है, सिख हिलाए के यानी कि हर एक के है। इनफैक्ट ये जो पोर्ट ब्लेयर है
या अंडमान निकोबार है, उसे मिनी इंडिया बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे नॉर्थ इंडियन है, वहाँ पे साउथ इंडियन है, वहाँ पे वेस्ट पार्ट वाले इंडियन है, सभी है, कि जो कि अच्छी बात है। ये इस प्रकार से कॉस्मोपॉलिटन क्राउड होना चाहिए। तो आज बहुत ज्यादा संख्या में रिटायर्ड कम्युनिटी को सीमा के ऊपर बसाने की जरूरत है। वहां पे क्यों नहीं बसते वो? क्योंकि वहां पे जो उनका खर्चा, वहां पे उद्योग धंधा नहीं है, वहां पे काफी जगह पे रोड्स नहीं पहुंचते हैं। तो मेरे ख्याल से वहां पे टूरिज्म डेवलप करना चाहिए। एरिया बहुत वो ब्यूटीफुल है, और ताकि वहां पे उद्योग धंधा मिले, या थोड़ी खेती हो, या थोड़ा और जो चीजें हो, हॉर्टिकल्चर हो, कि जो माउंटेनस एरिया में काम कर सकता है, या वहां पे जैसे हम बोल सकते हैं मिल्क बेस्ड इंडस्ट्री हो, क्योंकि वहां पे एनिमल्स तो होते हैं, क्योंकि वहां पे ग्रास की कोई कमी नहीं होती। तो एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री है, ये यहाँ पे होनी चाहिए, ताकि इस एरिया में हमारे लोग बसे, और इस एरिया के अंदर चीन के ऊपर नजर रखने के लिए हमें ज्यादा आईज और ईयर्स मिले। ये बहुत ही तेजी के साथ करने की जरूरत है। तो ये एक अच्छी बात है। अभी मैं क्विकली आ जाता हूं कि जो समर आने वाला है, इसमें काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि चाइना ने हमें तंग करना है, अरुणाचल प्रदेश के एरिया के अंदर या इसके अंदर लड़ाई करने की तो उनकी हिम्मत नहीं है। ये तो मैंने अभी तक 10 बार कम से कम बोला है। अगर वो लड़ाई करेंगे तो उनकी पिटाई हो जाएगी, ठीक है। लेकिन एनक्रोचमेंट करना, इंकर्जन करना, ये चीज चलेगी। तो इसीलिए जरूरी यह है कि हमारी सीमा के ऊपर हमारी निगरानी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और जब भी इंट्रूजन नजर आ जाता है तो उनको पीछे ढकेलने के लिए हमने तैयार रहना चाहिए। तो उसके लिए काफी कुछ काम हो रहा है। समय के कमी के कारण मैं 2 या 3 मुद्दों के ऊपर ही बातचीत करूंगा। एक है कि वहां पे जो रिवर वैलीज है अरुणाचल प्रदेश में, एक लोहित वैली है, दूसरा सियांग वैली है, तीसरा सियोम वैली है, चौथा सुबानसिरी वैली है, पांचवा सरली वैली है, छठवा हुरी वैली है, इसके सिवाय तवांग का भाग है। और ये जो वैलीज होती है यहाँ पे नदियों के साथ साथ, तो वहां पे एक वैली से दूसरे वैली में जाने के लिए रास्ता नहीं है। आपको नीचे आसाम में प्लेन्स में आना पड़ता है, और फिर आप दूसरे वैली के लिए जा सकते हो। तो वहां पे रोड्स हमने आगे नहीं ले गए थे, अभी रोड्स की स्पीड बढ़ी हुई है। नितिन गडकरी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन और ज्यादा स्पीड बढ़ाने की जरूरत है, ताकि हमारे रोड्स बिल्कुल बॉर्डर तक पहुंचे। पिछले हमने 2014 के पहले हमने कोई हम रोड ही नहीं बनाते थे, क्योंकि हम चाइना से डर जाते थे कि चाइना क्या सोचेगा, उनको गुस्सा आएगा। और चाइना हमें दम देता था कि क्यों इस इलाके में आप रोड बना रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। चाइना बोलता था कि आप चाइनीज सीमा के ऊपर आपके न्यूज़पेपर में खबर आई है कि इंडियन आर्मी एक स्ट्राइक कोर बनाने वाली है। स्ट्राइक कोर का मतलब है एक आक्रामक कोर। जब लड़ाई होती है तो वो चाइना के अंदर जाके लड़ाई करेगी। तो चाइना ने हमें दम दिया कि स्ट्राइक कोर क्यों बना रहे हैं, और हमारी सरकार ने सुन लिया कि नहीं नहीं नहीं, माफ करो, ये गलती हो गई, हम स्ट्राइक कोर नहीं बनाएंगे। हमने वहां पे डिफेंसेस बनाने शुरू कर दिए। वो चाइना मतलब नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल नहीं करना, ये डिफेंसेस नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ ये बोलता है, वगैरह वगैरह। उन्होंने खुद ने जो बनाना था वो बन गया, और वो हमें दम देते थे। और हमारी जो डेलीगेशन भी जो चाइना में जाती थी, वहां पर भी वो दम देते थे। मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूं। एक मिलिट्री डेलीगेशन वहां पे कुछ साल पहले गया था, जिसमें मेरे दोस्त साथ में गए थे। मेरे फौजी दोस्त की मैं बात कर रहा हूं। तो जैसे ही वहां पे पहुंचे, वहां पे ब्रीफिंग वगैरह हो जाती है कि हम क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो जो चाइना का जो जनरल था, उन्होंने हमारे जो डेलीगेशन को बुलशिट मारना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया कि आप लोग क्या कर रहे हैं। आपका जो नेवल चीफ है, उन्होंने जाके वो ताइवान के नेवल चीफ के साथ बात कर रहा था, आप ये कैसे कर सकते हैं। और हम डर जाते थे। तो ये इस प्रकार से चाइना की ये जो दमदाटी है, इसे हमने सहन नहीं करना चाहिए, और अभी हम नहीं कर रहे हैं। दो चीजों के ऊपर मैं आपको बोलना चाहूंगा कि इस रिवर वैलीज के अंदर लोहित है, सुबानसिरी है, सियांग है, वहां पे हमने एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स बनाए हुए हैं। एडवांस लैंडिंग ग्राउंड यानी कि छोटा सा ये एयरफील्ड होता है, क्योंकि वैलीज के अंदर दोनों साइड से पहाड़ी होती है, तो एक ही दिशा से हम उतर सकते हैं। और वहां पे हमारे जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, AN-32 है, AN-35 है, वो वहां पे उतरते हैं, जिससे मेंटेनेंस करने के लिए और इंडियन आर्मी को मदद करने के लिए
उनका इस्तेमाल होता है। दूसरी जो अच्छी तो ये अभी अच्छा इसकी ये काफ़ी अच्छी हो गई है। दूसरी बात ये कि हमारी एयरफ़ोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपने खबर सुनी होगी कि एयरफोर्स के अंदर हम एलसीए तेजस मार्क 1 ए ये इंडक्ट कर रहे हैं 84 एयरक्राफ्ट। आपको पता होना चाहिए कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो तेजस है वो हमारी एयरफोर्स देने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि उसकी स्टैंडर्ड अच्छी नहीं थी। लेकिन जब मनोहर पर्रिकर रक्षा मंत्री थे उन्होंने बोला कि नहीं, ये आप इस्तेमाल करना शुरू करिए, इसमें जो कमी होगी वो हम आगे आने वाले मॉडल्स के अंदर उसे ठीक करेंगे, जो कि एक सही अप्रोच था। क्योंकि अगर आप टॉप एंड एयरक्राफ्ट खरीदते हैं समझ लीजिए किसी प्रदेश से, तो उसकी कीमत ज्यादा होती है। एग्जाम्पल देना है तो जो राफेल विमान है उसका कीमत 1500 या 1600 करोड़ के बीच में है एक विमान की कीमत, जबकि तेजस विमान की कीमत ये 500 550 करोड़ के आसपास है। अर्थात तेजस की तुलना ये राफेल से नहीं हो सकती, लेकिन तेजस भी कोई खराब विमान नहीं है। तो एयरफोर्स ने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया और 2 साल के अंदर उन्होंने उसमें 54 कमजोरियां बताई। 54 कमजोरियां बताई कि ये इंप्रूव होनी चाहिए। तो उसमें से ऑलमोस्ट 50 जो कमजोरियां है, हमारा जो डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने जो एलसीए मार्क 1 ए नाम का जो मॉडल किया उसमें से उन्होंने 50 निकाल दी। 5-6 नहीं निकाल पाए वो, क्योंकि उसके लिए एरोफ्रेम बदली करना था, जिससे लिए समय काफी लगता था और हमें ज्यादा स्पीड के साथ विमानों को एयरफोर्स में डालना है। तो अभी एलसीए मार्क 1 ए जो आया है, 84 जो विमान अगले 3-4 साल में आने वाले हैं, उसमें 50 कमजोरियां कम हो गई है, यानी कि वो मॉडल पहले वाले तेजस से बहुत अच्छा है। और इसके बाद जो मॉडल आएगा अगले 2 साल के अंदर, उसका नाम है एलसीए मार्क 2। ये इसमें जो भी बाकी की बची हुई जो कमी एयरफोर्स ने बताई थी वो उसमें निकाली जाएगी। अभी उसका डिजाइन बदली होगा, उसका अपना क्या बोलते हैं कि एरोफ्रेम बदली होगा। तो इसके लिए समय यहाँ लगेगा, वो 2 साल के अंदर उसकी ट्रायल्स शुरू होने वाली है। तो ये जो आएगा, हमारी जो मिराज और जगुआर की जो विमान है, जो अगले 10 साल में रिटायर होने वाले हैं, इसके अंदर उनका इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा फैसला है, जिससे हम हमारी जो कम स्ट्रेंथ हो रही है एयरफोर्स की, ज्यादा स्पीड के साथ उसे हम ठीक कर पाएंगे। तो इसके लिए हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं एयरफोर्स को, कॉम्प्लीमेंट करते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को, कॉम्प्लीमेंट करते हैं एयर चीफ को, डीआरडीओ को, कि भाई आपने इस प्रकार से एक अच्छा प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल डिसीजन लिया है। क्योंकि अगर आप बहुत अच्छा विमान खरीदना चाहेंगे तो उसके लिए हमारे पास इतना बजट है ही नहीं। तो थोड़ी सी कमजोरियां शायद हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, लेकिन जो हमारे वैमानिक बहुत ही अच्छा है। आपको पता है कि हमारा एक वैमानिक जो मिग विमान चला रहा था, उसने एक पाकिस्तान का F-16 जो उससे काफी ज्यादा आधुनिक है, उसे गिरा दिया। तो विमान एक होना एक बात है, वैमानिक दूसरी बात होती है। और हमारे वैमानिक जो है, हमारे एयरफोर्स के जो पायलट है बहुत बढ़िया है। तो एक दो कुछ कमजोरियां होगी, कुछ देर के लिए हम सहन कर पाएंगे। तो एलसीए मार्क 1 ए का अंदर आना, एलसीए मार्क 2 का अंदर आना, ये हमारी देश की जो ये है, इसके बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी बात है। आज मेरा अभी विषय समय खत्म हो रहा है, तो इसलिए जो मेरा तीसरा जो विषय था कि कुछ एनजीओज है अनिवासी भारतीयों की जो देश के खिलाफ काम करते हैं, तो इनके साथ कैसे निपटा जाए। और कुछ जो आम तौर पे जो अनिवासी भारतीय अलग अलग देशों में फैले हुए हैं, वो देश के लिए अच्छा काम करते हैं, इसके बारे में मैंने पहले भी बातचीत की हुई है। लेकिन उसमें से एक कुछ माइनॉरिटी है, कुछ एक छोटा सा परसेंटेज है, शायद वो 0.01% भी नहीं होगा, कि वो देश के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। कुछ खालिस्तानी आउटफिट्स है, कुछ जिहादी आउटफिट्स है। तो ये काम कर रहे हैं कनाडा के अंदर, ये कुछ काम करते हैं ब्रिटेन के अंदर, और एक दो काम करते हैं यूएसए के अंदर।
तो उनके साथ कैसे निपटा जाए, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। लेकिन इसके बारे में बात करने के लिए आज समय नहीं है, क्योंकि मेरा समय खत्म हो रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से आपके जो अनिवासी मित्र होंगे कि जो देश के बाहर है, उनको बोलो भैया, आप बाहर गए हुए, देश में प्रगति हो रही है, देश अच्छा है। अगर आपने कुछ करना है तो देश की प्रगति में हाथ बार लगाओ, कुछ स्टार्टअप शुरू करो, कुछ एग्रीकल्चर को ज़्यादा मॉडर्न बनाओ, इंडस्ट्री जो है उसे ज़्यादा मॉडर्न बनाओ। आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो जिस स्कूल में आप पढ़े हैं उसको अच्छा ग्रो करो, जिस कॉलेज में आप पढ़े थे उसको आप फंडिंग करो। बहुत सारे आईआईटियंस हैं जिन्होंने अपना पैसा देके आईआईटी को वर्ल्ड क्लास बनाया है। तो जहाँ पे ये अनिवासी भारत, क्योंकि ये आमतौर पे जितने भी अनिवासी भारतीय है, ये बाहर जाके अच्छा काम करते हैं, उनको अच्छा पैसा मिलता है। तो शायद उसमें से कुछ पैसा वो अपने स्कूल के लिए दे सकते हैं, कुछ पैसा अपने कॉलेज के लिए दे सकते हैं, कुछ पैसा अपने विलेज में, जिस विलेज में आप रहते हैं वहां पे सोलर पैनल लगा दो। मतलब बहुत सारी आधुनिक चीजें आप कर सकते हो, जिससे आपका, जो आपने जो यश कमाया है, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आप ही के लोगों के ऊपर, आपके ही रिलेशंस, आपके ही भाई-बंध, आपके ही कंपेनियंस, आपके ही फ्रेंड्स, इनकी प्रगति के लिए हो सकता है, और जिससे देश की भी प्रगति हो सकती है। कोई उल्टा काम करना वगैरह, ये इसकी जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से जिसके भी रिलेशंस आज देश के बाहर है, उनको जरूर बताइए भैया, ये देश अच्छा है, और आपने जो प्रगति की है, उस प्रगति का थोड़ा बहुत यश इस देश को भी मिलना चाहिए, क्योंकि इसी ने आपको एजुकेट किया है, इसी ने आपके ऊपर संस्कार किए हुए। तो थोड़ा सा आप भी कुछ दे सकते हो, अगर आपके पास देने के लिए है। और अगर आपके पास देने के लिए पैसा नहीं है, हो सकता है कि सारे के पास पैसा नहीं है, लेकिन कुछ आइडियाज दे सकते हैं आप। मेंटर्स बन सकते हैं। मेंटर नाम का एक प्रकार इंडस्ट्री में है कि आप एक कोच बन सकते हैं, और जिस फील्ड में आपने सक्सेस पाया है, इस फील्ड में भारत में प्रगति करने के लिए उन्हें जो अत्याधुनिक तंत्रज्ञान की जानकारी दे सकते हैं, अत्याधुनिक इंफॉर्मेशन की जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि जो अब्रॉड जाता है उसका टेक्नोलॉजी के साथ बहुत संबंध होता है, वो आधुनिक तंत्रज्ञान को देखता है। तो अगर वो आपके विलेज में आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। मैं यहीं पे रुकता हूँ। कुछ सवाल यहाँ पे आए हुए हैं, मैं देखता हूँ। प्रमोश जी जय हिंद बोल रहे हैं, साक्षी जी जय हिंद बोल रहे हैं, सतीश गरुड़ जी जय हिंद बोल रहे हैं। आप सबको जय हिंद। और आज जरूरत है कि हमने एक कृतिशील नागरिक बनना चाहिए, कुछ ना कुछ देश के लिए करना चाहिए। कोच बनो, टीचर बनो, मेंटर बनो, देश के लिए पानी बचाओ, देश के लिए डिजिटल पेमेंट करो, वगैरह वगैरह। योगेश कदम जी जय हिंद बोल रहे हैं, गरुड़ जी जय हिंद बोल रहे हैं, एसके कुलकर्णी जी जय हिंद बोल रहे हैं, सर्वेश सिंह जी जय हिंद बोल रहे हैं। आप सबको जय हिंद। उद्धव सोनावड़कर जी जय हिंद बोल रहे हैं, वराडकर जी जय हिंद बोल रहे हैं, रोहित बामने जी। रिस्पांस काफी अच्छा रहता है। मैं हमेशा देखता हूँ कि पिछला जो था इसमें से तकरीबन 3000 के ऊपर लोगों ने उसको देखा हुआ है, जो अच्छी बात है। और शायद आपको पता होगा कि ये जो हमने ये जो फेसबुक लाइव नाम का प्रोग्राम शुरू किया था लॉकडाउन के बाद, तकरीबन मेरे अंदाज से मार्च में शुरू हुआ है। तो मार्च के बाद हमने जो हफ्ते में 2 या 3 प्रोग्राम किए हुए, जिसे आप लोग बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं। आपको पता होना चाहिए 8 लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने इसे देखा है, 8 लाख, कि जो कि अच्छी बात है, क्योंकि मैं खुद को तो क्या बोलते हैं, कोई फिल्म स्टार नहीं समझता हूँ कि मैं एक ट्वीट करूँ तो मुझे प्रसिद्धि मिल जाएगी, या मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ कि मैं कुछ बोलूँ तो बहुत लोग मेरा सुनना करेंगे। मैं तो एक ऑर्डिनरी एक सोल्जर हूँ कि जो कुछ देश के बारे में अच्छी चीज बताने की कोशिश करता हूँ। और अगर मुझे 8 लाख सुनते हैं फेसबुक पे तो अच्छी बात है, ट्विटर पे और लोग सुनते हैं, तो ये अच्छी बात है। तो मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग इसे अटेंड करते हैं, इसे जरूर लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। और आपको पता है कि यही वीडियोस हम बाद में इस पे डालते हैं, यूट्यूब के ऊपर डालते हैं। तो उसकी भी लिंक अपने दोस्तों के साथ भेजिए, ताकि हम अच्छी खबर लोगों के पास पहुंचाए, और प्रोपोगंडा वॉरफेयर जो देश के खिलाफ चल रहा है, इसे रोकने में हमारी जवाबदारी निभाए। यहीं पे मैं रुकता हूं।
जय हिंद।